सोचो अगर आपसे मैं कहूँ कि एक एआई मॉडल है, ओपन सोर्स, एफिशिएंट और बड़े प्लेयर्स जैसे ओपन एआई के चैट जीपीटी 4 को चैलेंज कर रहा, वो भी सिर्फ एक फ्रैक्शन कॉस्ट पे। इम्पॉसिबल लग रहा? वेल, मिलो डीपसीक एआई से। DeepSeek. 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 It's a bloodbath on Wall Street. Since morning, tech stocks have been tumbling. They're set to lose $1 trillion, $1 trillion in a day. What led to this? A Chinese chatbot. It is called DeepSeek and it has caused mayhem in the AI world. डीपसीक एआई दुनिया भर के एआई रिसर्चर्स, डेवलपर्स और टेक एंथुसियास्ट के बीच एक हॉट टॉपिक बना हुआ। लेकिन डीपसीक इतना स्पेशल क्यों है? क्या चीज़ इसे अलग बनाती है? इस डीपसीक मास्टरी कोर्स में हम बिगिनर से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे। डीपसीक की कोर टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल यूज़ केसेस और कैसे आज से ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपकी लर्निंग और इजी बनाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक फ्री प्रॉम्प्ट शीट दे रहा हूँ जो स्पेशली हैंड पिक्ड ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट से भरी है। अगर आपको ये कोर्स वैल्यूएबल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए डीपसीक की इस दुनिया में डाइव करते हैं। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट 1 बिगिनर्स, इंट्रोडक्शन टू डीपसीक एआई। पार्ट 2 इंटरमीडिएट, डीपसीक टेक्नोलॉजी एंड यूजेज। पार्ट 3 एडवांस्ड, कस्टमाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग डीपसीक। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 कवर करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 इसी चैनल में जल्दी अपलोड कर दूंगा। पार्ट 1 में हम सबसे पहले व्हाट इज डीपसीक सीखेंगे। इसमें हम डीपसीक का ओवरव्यू देखेंगे। फिर हम देखेंगे डीपसीक क्यों बाकी एआई मॉडल से अलग है और डीपसीक का एडवांटेज क्या है। उसके बाद हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में हम देखेंगे डीपसीक कब और कहाँ फाउंड हुआ, उसे फंडिंग किसने दी, उसके पुराने वर्जन्स कौन से थे, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स उन्होंने किए हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs में हम सीखेंगे LLM क्या है, एआई मॉडल्स सीखते कैसे हैं और टेक्स्ट कैसे जनरेट करते हैं, पैरामीटर्स और टोकन्स क्या होते हैं। फिर हाउ डीपसीक वर्क्स हाई लेवल ओवरव्यू में हम डीपसीक का मॉडल आर्किटेक्चर देखेंगे, कैसे बना है, उसकी की फीचर्स, डीपसीक रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकता है। उसके बाद पार्ट 2 में हम डीपसीक मॉडल आर्किटेक्चर का टेक्निकल ओवरव्यू देखेंगे, हैंड्स ऑन यूजिंग डीपसीक फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, कंपैरिजन विद अदर एआई मॉडल्स और डीपसीक ओपन सोर्स कम्युनिटी। फाइनली पार्ट 3 एडवांस्ड कस्टमाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग डीपसीक में हम सीखेंगे कैसे हम डीपसीक को अपने सिस्टम में डिप्लॉय कर सकते हैं। डीपसीक के लिए एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई और डीपसीक में क्या क्या एथिकल चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और डीपसीक और एआई का फ्यूचर कैसा हो सकता है, ये सब देखेंगे। आई नो आप कंटेंट देख के ही इस कोर्स के लिए एक्साइटेड हो गए होंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन ये समझने से पहले कि डीपसीक एआई क्या है, हम बेसिक से शुरुआत करते हैं और पहले ये समझते हैं एआई क्या होता है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स या सॉफ्टवेयर्स जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकते हैं, उसे हम एआई कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर्स को सिखाना कि वो हमारी तरह कैसे सोच सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, यहाँ तक कि डिसीजंस भी लेना। लेकिन सभी एआई सेम नहीं होते। जैसे बाईसाइकिल, कार, रॉकेट्स, उसी तरह एआई की अलग कैटेगरीज होते हैं। वैसे हम एआई को अलग अलग बेसिस में कैटेगराइज कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी, लर्निंग अप्रोच, एप्लीकेशन। लेकिन इस वीडियो में हम इसे मॉडलिटी, व्हाट दे वर्क विद के बेसिस में कैटेगराइज करेंगे। पहला है टेक्स्ट बेस्ड एआई। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP मॉडल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक एक्सेट्रा, ये सब टेक्स्ट बेस्ड एआई में आते हैं। ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उसका मतलब निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकते हैं। दूसरा इमेज बेस्ड एआई। ये एआई इमेज को जनरेट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, जैसे मिडजर्नी, डाली, स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेट्रा। फिर आता है वीडियो बेस्ड एआई जो वीडियो को जनरेट और एडिट कर सकते हैं, जैसे रनवे ML, पीका लैब्स एक्सेट्रा।
फिर आता है स्पीच बेस्ड एआई। ये एआई वॉइस को पहचान सकते हैं और बना भी सकते हैं, जिसे हम वॉइस सिंथेसिस कहते हैं, जैसे 11 लैब्स, अमेजॉन पॉली। फिर आता है मल्टी मोडल एआई। ये एआई अलग अलग टाइप के डेटा के साथ में काम कर सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एटसेट्रा। एग्जाम्पल जेमिनी 1.5, GPT-4o। डीपसीक कभी टेक्स्ट बेस्ड एआई के कैटेगरी में आता है। अब हम अपने पहले सवाल में आते हैं, व्हाट इज डीपसीक? डीपसीक एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। LLM के बारे में हम आगे डिटेल में सीखेंगे। डीपसीक 2023 में डेवलप हुई थी। डीपसीक का मिशन है पावरफुल एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। डीपसीक एआई की स्पेस में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, उसकी इनोवेटिव रिसर्च के कारण। जहाँ दूसरे एआई मॉडल्स क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर CSS है, डीपसीक इस बाउंड्री को पुश करते हुए और ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचना चाहता है। एआई हमारी फ्यूचर को शेप करने की रेस में लगे हुए हैं और इस रेस में अभी डीपसीक सबसे आगे है। लेकिन डीपसीक में ऐसा क्या अलग है? सबसे बड़ा फर्क है कॉस्ट एफिशिएंसी। जहाँ GPT-4 और जेमिनी को बनाने में मैसिव कंप्यूटिंग पावर लगा है, डीपसीक एआई ऑप्टिमाइज्ड है लो कॉस्ट में बिना परफॉर्मेंस को सेक्रीफाइस किए काम करने के लिए। बाकी एआई मोनोलिथिक मॉडल्स को यूज़ करते हैं। मोनोलिथिक मॉडल एक बड़ा न्यूरल नेटवर्क है जहाँ सारे पैरामीटर्स यूज होते हैं हर इनपुट के लिए। डीपसीक ट्रेडिशनल मोनोलिथिक मॉडल्स की जगह मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE मॉडल्स को यूज़ करता है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स एक मॉड्यूलर नेटवर्क है जो डायनेमिकली सेलेक्ट करता है उस मॉडल का कौन सा पार्ट यूज़ होगा उस इनपुट के लिए। इसी वजह से वो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में बैलेंस कर पाता है। मोनोलिथिक मॉडल और मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को समझने के लिए एक एनालॉजी का यूज़ करते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्कूल है जहाँ सिर्फ एक टीचर है जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, आर्ट, सब कुछ। हर बार स्टूडेंट उस सेम टीचर से आंसर मांगने जाएगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट क्या है। तो ये एक मोनोलिथिक मॉडल की तरह है। अब इमेजिन कीजिए एक दूसरा स्कूल है जहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं। हर टीचर एक अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। जब कोई स्टूडेंट कोई आंसर पूछेगा तो स्मार्ट असिस्टेंट, टेक्निकल टर्म में गेटिंग नेटवर्क, बेस्ट टीचर चूज करेगा इस काम के लिए। अगर स्टूडेंट ने मैथ्स का क्वेश्चन पूछा तो मैथ्स टीचर ही जवाब देगा। तो ये एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल की तरह हुआ। दूसरा बड़ा फर्क जो डीपसीक और बाकी एआई में है वो है ट्रांसपेरेंसी का। जहाँ ओपन एआई और गूगल क्लोज सिस्टम में ऑपरेट करते हैं, डीपसीक ओपन सोर्स सिस्टम OSS में ऑपरेट करता है। पर ये ओपन सोर्स सिस्टम और क्लोज सोर्स सिस्टम क्या होता है? अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, दी ओपन सोर्स एडवांटेज ऑफ डीपसीक। क्लोज्ड सोर्स सिस्टम को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके सोर्स कोड प्राइवेट होते हैं और ऐसे ही कोई भी इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। सिर्फ कंपनी या डेवलपर्स जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके पास ही उसका कंट्रोल होता है। जैसे विंडोज़, यूट्यूब, ये सब क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और ओपन सोर्स सिस्टम मतलब कि सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है और इसे कोई भी मॉडिफाई, शेयर या यूज़ कर सकता है। दुनिया भर में कोई भी डेवलपर इसे इम्प्रूव कर सकता है, इसके बग्स को फिक्स कर सकता है और इसे कस्टमाइज कर सकता है, जैसे लिनक्स OS, एंड्रॉयड। ज़्यादातर एआई मॉडल्स क्लोज सोर्स सिस्टम होते हैं, लेकिन डीपसीक कुछ अलग कर रहा है। ये ओपन सोर्स है। 2023 में डीपसीक ने हाईली कॉम्पिटिटिव एआई मार्केट में एंट्री की थी, जो टेक जाइंट्स जैसे ओपन एआई, गूगल, मेटा से डोमिनेटेड था। डीपसीक के पास एक क्लियर विजन था उसे क्या करना, एक पावरफुल, ओपन और एफिशिएंट एआई बनाना जो बाकी जाइंट्स को पीछे भी छोड़ दे और एक्सेसिबल भी हो। डीपसीक के फाउंडर का नाम है लियांग वेनफेंग। इन्होंने जेजियांग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। डीपसीक एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल विजन से फाउंड तो हो गया था, लेकिन उन्हें एक फंडिंग की ज़रूरत थी और ग्रो करने के लिए। तभी हाई फ्लायर एक हेज फंड ने डिसाइड किया वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। हाई फ्लायर कोई ऑर्डिनरी हेज फंड नहीं है, वो फाइनेंशियल मार्केट में एआई ड्रिवन स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए नोन है। वो पहले ऐसे फर्म में से है जिसने लार्ज स्केल एआई मॉडल के पोटेंशियल को समझा। उसके सपोर्ट से डीपसीक और रिसर्च कर पाई
और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा पाए। फंडिंग मिलने के बाद डीपसीक ने फर्स्ट जनरेशन मॉडल की ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन ये अर्ली मॉडल्स इवॉल्व कैसे हुआ? डीपसीक के पहले मॉडल्स एम्बिशियस तो थे, लेकिन परफेक्ट नहीं थे। उन्हें रिफाइनमेंट की ज़रूरत थी। पहला मेजर मॉडल जो डीपसीक ने लॉन्च किया था वो था डीपसीक V2 मई 2024 में। वो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE पे बेस्ड था। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स क्या है, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। डीपसीक V2 एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा स्टेप था। उसके बाद आया डीपसीक V3 जो कि V2 के फाउंडेशन पे ही बना था, कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ। इस वर्जन में मल्टी टोकन प्रिडिक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, फास्टर रिस्पॉन्स जनरेशन और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क्स और अच्छे से हैंडल करने के लिए। मल्टी टोकन प्रिडिक्शन क्या है? जब कोई मॉडल एक साथ मल्टीपल टोकन्स, वर्ड्स या कैरेक्टर्स को प्रिडिक्ट करता है एक एक करके जनरेट करने के बजाय, तो उसे हम मल्टी टोकन प्रिडिक्शन कहते हैं। ज़्यादातर AI एक टाइम पे एक टोकन जनरेट करता है प्रीवियस टोकन के बेसिस पे। सिंगल टोकन प्रिडिक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम इनपुट देते हैं द स्काई इज, तो मॉडल प्रिडिक्ट करता है ब्लू। उसके बाद वो ब्लू के बाद के टोकन को प्रिडिक्ट करता है। मल्टी टोकन प्रिडिक्शन, अगर हम इनपुट देते हैं द स्काई इज, तो मॉडल प्रिडिक्ट करता है ब्लू एंड क्लियर एक ही बार में। टोकन के बारे में हम आगे और डिटेल में समझेंगे। डीपसीक V3 ने मैथ्स, प्रोग्रामिंग और मल्टीलिंगुअल अंडरस्टैंडिंग के ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस किया था। V3 में कॉन्टेक्स्ट को 1,28,000 टोकन्स तक एक्सटेंड कर दिया था ताकि वो और बड़े कॉन्वर्जेशंस और डॉक्यूमेंट्स को इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाए। फिर जनवरी 2025 में डीपसीक ने अपने लेटेस्ट वर्जन को लॉन्च किया, डीपसीक R1, जो कि गेम चेंजर रहा। अब हम सीखेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, पर ये क्यों समझना है। नए नए चैटबॉट्स आते रहेंगे जैसे ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, डीपसीक। आप हर चैटबॉट आने पे उसे सीखने जाएंगे। इससे अच्छा है आप फाउंडेशनल लेवल पे ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपको हर चैटबॉट AI यूज़ करना आ जाएगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन है जो ये प्रिडिक्ट करता है अगला वर्ड क्या आ सकता है। इमेजिन कीजिए आप एक मशीन को बुक्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स पढ़ना सिखा रहे हैं, तो सालों बाद क्या होगा? वो रोबोट उस सेंटेंस में अगला वर्ड प्रिडिक्ट कर पाएगा। यही LLM है। LLM अलग अलग वर्ड्स को प्रोबेबिलिटी असाइन कर देता है और उसी के बेसिस में नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। LLM को हम कुछ इस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लार्ज, क्योंकि ये बहुत बड़े डेटा में ट्रेंड है, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स। लैंग्वेज, ये टेक्स्ट को समझने में और जनरेट करने में एक्सपर्ट है। मॉडल, एक मैथमेटिकल ब्रेन जो लैंग्वेजेस में पैटर्न फाइंड कर सकता है। प्रिडिक्शन दो टाइप्स के होते हैं, नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन और मास्टर लैंग्वेज मॉडलिंग। नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन में इसमें मॉडल को एक सेंटेंस दिया जाता है और उसे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना होता है। एग्जाम्पल, द स्काई इज। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ड प्रिडिक्ट हो सकता है, जैसे द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज डार्क, द स्काई इज स्ट्रॉन्ग, एटसेट्रा। दूसरा है मास्क्ड लैंग्वेज मॉडलिंग। इसमें मॉडल को एक सेंटेंस दिया जाता है और उसे एक बीच का मास्क्ड वर्ड प्रिडिक्ट करना होता है। एग्जाम्पल, अपेक्षा डैश रीडिंग। अब यहाँ हो सकता है अपेक्षा फियर्स रीडिंग, अपेक्षा इंजॉयज रीडिंग या अपेक्षा हेट्स रीडिंग। जब हम AI से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इसी तरह हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड को एक के बाद एक लगाना शुरू कर देता है, जिससे हमें हमारा आंसर मिलता है। लेकिन यहाँ दो बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। इस मॉडल को ये नहीं पता कि कुछ वर्ड्स की वैल्यू दूसरे वर्ड से ज़्यादा होते हैं। हो सकता है मॉडल सजेस्ट कर रहा है अपेक्षा हेट्स रीडिंग होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन मॉडल ने ये नहीं देखा कि यहाँ अपेक्षा वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रीडिंग से। दूसरा इशू ये है, मॉडल इंडिविजुअली वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा, पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ट्रांसफॉर्मर्स ऐसा मॉडल है जो सारे इनपुट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ये करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। लेकिन AI की क्रिएटिविटी को कौन कंट्रोल करता है? पैरामीटर्स।
जिसे हम वेट्स भी बोलते हैं। पैरामीटर्स को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये एक डायल है जिसे अगर आप चेंज करेंगे तो वो वर्ड जो नेक्स्ट प्रिडिक्ट होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी को ये चेंज कर देगा। लेकिन ये पैरामीटर्स मिलियंस या बिलियंस में भी होते हैं। पैरामीटर्स में न्यूमेरिकल वेट्स होते हैं। इतने सारे पैरामीटर्स को कोई इंडिविजुअली चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकता। शुरू में ये रैंडम होते हैं, जिस वजह से ये मॉडल अच्छा आउटपुट नहीं दे पाता। फिर मॉडल को एग्जाम्पल टेक्स्ट दिखा के रिफाइन किया जाता है। सपोज मॉडल जनरेट करता है द कैट इज बनाना फ्लाइंग हैप्पी। फिर मॉडल को करेक्ट सेंटेंस दिखाया जाता है द कैट इज स्लीपिंग इन द मैट। फिर बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम सारे पैरामीटर्स को इस तरह ट्विक करता है कि अगली बार सही वर्ड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गलत वर्ड आने के चांसेस घट जाते हैं। जब मॉडल को ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो वो एक्यूरेट और रीजनेबल प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देता है। ये एग्जाम्पल्स मैनुअली ह्यूमन फेड नहीं होते। हम डेटा सेट देते हैं मॉडल को, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स। डीपसीक में 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं। चैटजीपीटी 3 मॉडल में 175 बिलियन पैरामीटर्स थे। चैटजीपीटी 4 में अप्रॉक्स 1.76 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं। इस तरह मॉडल को बेसिक ट्रेनिंग मिलती है। इसे हम प्री ट्रेनिंग कहते हैं। इसके बाद मॉडल एक दूसरी ट्रेनिंग से होकर गुजरता है, RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। इस मेथड में 3 पार्ट्स होते हैं, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग मेथड, रिवॉर्ड मॉडल और रीइंफोर्स्ड लर्निंग मॉडल। सबसे पहले हम समझते हैं सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग मॉडल क्या है। इसमें बहुत सारे वर्कर्स इंडिविजुअली बैठ के हर आंसर्स को पढ़ के मैनुअली उसे करेक्ट लैंग्वेज एज अ सैंपल प्रोवाइड करते हैं। यही आंसर्स को देख के मॉडल का पैरामीटर ट्वीक होता है और फिर वो और बेटर आंसर्स देते हैं। ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग, स्लो और एक्सपेंसिव है। फिर आता है रिवॉर्ड मॉडल। इसमें मॉडल से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और फिर वर्कर्स उन आंसर को मैनुअली रैंक करते हैं। उन रैंक्स को स्कोर दिया जाता है। यही स्कोर को रिवॉर्ड बोला जाता है। फिर यही स्कोर एक नए डेटा सेट मॉडल को दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग मॉडल का पैरामीटर फिर फाइन ट्यून होता है। और फाइनली रीइंफोर्स्ड लर्निंग मॉडल। इसमें मॉडल को सिखाया जाता है वो जो आंसर्स दे रहे हैं उसको खुद रिवॉर्ड देना है, जो पैटर्न उसे पहले सिखाया गया है उसी तरह, और इस रिवॉर्ड के बेसिस में एक हाईएस्ट रिवॉर्ड वाला मैसेज जनरेट करना है। इसके लिए प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन PPO एल्गोरिदम का यूज होता है। अब हम समझते हैं टोकन्स क्या होता है। ये मॉडल्स वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि LLM नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बोला था। एक्चुअली ये मॉडल्स टोकन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करते हैं। टोकन्स टेक्स्ट के स्मॉलेस्ट पीसेस होते हैं जो एक AI प्रोसेस कर पाता है। AI एंटायर वर्ड या सेंटेंस को प्रोसेस ना करके उस टेक्स्ट को टोकन्स में डिवाइड कर देता है। टोकन्स एक कैरेक्टर से लेके एक वर्ड तक कुछ भी हो सकता है। ये लैंग्वेज और वो मॉडल टोकन को कैसे प्रोसेस करता है उस पर डिपेंड करता है। आइए हम इसे और अच्छे से समझते हैं। हमें पहले इस OpenAI की लिंक में आना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये फ्री टू यूज़ है और आप भी जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। इस वेबसाइट में हम ये देख पाएंगे OpenAI कैसे टोकन को ब्रेक डाउन करता है। अगर आपको डीपसीक में देखना है कि वो कैसे टोकन को ब्रेक डाउन करता है तो आप इस लिंक में जा सकते हैं। इसमें इशू ये है कि ये GUI नहीं CLI है। आपको ये डाउनलोड करना होगा और इसे रन करने के लिए आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपको पाइथन भी आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको OpenAI के टोकनाइजर में एक्सप्लेन करूंगा कि ये वर्ड को कैसे टोकन में ब्रेक डाउन करता है। तो पहले हम वही एग्जांपल देखते हैं जो हम लोग ने वीडियो में भी देखा था, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हैं कैसे ये अनबिलीवेबल रिजल्ट्स को मल्टीपल टोकन में ब्रेक डाउन कर रहा है। वैसे अगर हम वर्ड में देखें तो ये बस 2 वर्ड का सेंटेंस है, लेकिन टोकन में कन्वर्ट होकर ये 5 टोकन्स का हो गया और इसमें 21 कैरेक्टर्स है। GPT-4o और GPT-4o मिनी कैसे वर्ड्स को टोकन में ब्रेक डाउन करता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये देखना है GPT 3.5 और GPT 4 कैसे वर्ड्स को टोकन में ब्रेक डाउन करता है तो वो आप यहाँ से आके देख सकते हैं।
मोस्टली ये सब सेम ही तरह से काम करते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आइए हम इसी के इनबिल्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये वर्ड्स को टोकन में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर वर्ड को ब्रेक डाउन करेगा ही। कुछ कुछ टोकन एक वर्ड के इक्वल ही होता है। और देखिए किस तरह ये इमोजी को टोकन में ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। और फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन सब एक अलग टोकन है। हर एक टोकन को एक अलग टोकन आईडी भी मिलता है, जिससे वो उस टोकन को मैप कर पाता है। आप खुद इस वेबसाइट में आके एक बार इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको LLM, टोकन, पैरामीटर्स ये सब अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए टाइम स्टैम्प के साथ समझ गया। और अगर नहीं समझ आया हो तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं हाउ डीपसीक वर्क्स में। इसमें हम मॉडल का आर्किटेक्चर सीखेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। ये पार्ट कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, तो अगर आप इसके आर्किटेक्चर सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप ये सेगमेंट स्किप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से टाइम स्टैम्प देख के। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को जितना हो सके सिंपल और इंटरेस्टिंग रखूं। AI वर्ड्स को नहीं समझ सकते, इसलिए टोकन्स को पहले AI की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहले सेंटेंस टोकन्स में कन्वर्ट होते हैं टोकनाइजेशन के थ्रू। इस बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसके बाद हर एक टोकन एक लंबे नंबर की लिस्ट में कन्वर्ट होता है। ये नंबर्स उस टोकन की मीनिंग को हाई डायमेंशनल स्पेस में कैरी करके रखता है। मतलब ये नंबर्स की मीनिंग्स प्रिजर्व्ड है, बस ये टोकन से नंबर में कन्वर्ट हो गया, जो सिर्फ AI समझ सकता है। इस हाई डायमेंशनल वेक्टर को हम एम्बेडिंग बोलते हैं। अब AI हर वेक्टर की लोकेशन को मैप कर लेता है ताकि टोकन्स के सीक्वेंस को याद रख पाए। इस तरह हमारे सेंटेंस AI के लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये नंबर्स ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक से होकर गुजरते हैं। इस ब्लॉक में बहुत सारे सब ब्लॉक्स होते हैं। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ब्लॉक को कवर करेंगे, मल्टी हेड लैटेंट अटेंशन और डीपसीक एमओई। मल्टी हेड लैटेंट अटेंशन समझने से पहले हम मल्टी हेड अटेंशन समझ लेते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है और ज़्यादातर AI में यूज़ होता है। लेट्स से हमारे पास ये सेंटेंस है, द मैन सॉ द एस्ट्रोनॉमर विद अ टेलीस्कोप। इस सेंटेंस को हम 2 अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। हो सकता है आप बोलो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एक आदमी ने अपने टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमर को देखा, या हो सकता है बाकी लोग बोले कि इसका मतलब ये है कि एक आदमी ने एस्ट्रोनॉमर को देखा और उसके हाथ में टेलीस्कोप था। अब AI इस सेंटेंस को कैसे इंटरप्रेट करेगा? मल्टी हेड अटेंशन हमें यही एस्पेक्ट कैप्चर करने में हेल्प करता है। मल्टीपल हेड्स फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। जो एम्बेडिंग है वो डायरेक्टली प्रोसेसिंग होने से पहले वो बहुत सारी अटेंशन हेड को भेज दिया जाता है। इमेजिन कीजिए मल्टीपल एक्सपर्ट्स हैं जो सेम सेंटेंस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हर एक अटेंशन हेड कैलकुलेट करता है उसे हर टोकन में कितना अटेंशन देना है, और सब अपने अपने आउटपुट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये आउटपुट्स कॉम्बाइन होते हैं और सब पर्सपेक्टिव्स में एक बैलेंस ड्रॉ करके एक फाइनल पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस करता है। इससे मॉडल एक सेंटेंस को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाता है। अब हम समझते हैं मल्टी हेड लैटेंट अटेंशन क्या होता है और ये ट्रेडिशनल मल्टी हेड अटेंशन से कैसे अलग है। इसमें एम्बेडिंग को डायरेक्टली अटेंशन हेड को भेजने के बजाय पहले उसे कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, बिना उस सेंटेंस के की आइडियाज़ को चेंज किए। इससे उस सेंटेंस की लेंथ 75% से कम हो जाती है। इस कॉम्प्रेस्ड एम्बेडिंग को लेटेंट वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद उस लेटेंट वेक्टर को अटेंशन हेड में भेजा जाता है। फिर हर अटेंशन हेड उसे यूनिक पर्सपेक्टिव से प्रोसेस करता है। अब फाइनल पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस होने से पहले ये लेटेंट वेक्टर्स फिर से री एक्सपेंड किया जाता है उसके ओरिजिनल साइज में, और उसके बाद फाइनल पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस होता है। मल्टी हेड अटेंशन क्यों मैटर करता है? मेमोरी एफिशिएंट, क्योंकि ये एम्बेडिंग्स को कॉम्प्रेस कर देता है लेटेंट वेक्टर में। मेमोरी रिक्वायरमेंट 50% से कम हो जाती है। दूसरा, फास्टर प्रोसेसिंग, क्योंकि रिसोर्स कम यूज़ हो रहे हैं, मॉडल बहुत फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है बिना उस इंफॉर्मेशन की रिचनेस को कम किए। मेंटेनिंग हाई क्वालिटी, MLA डेटा को कॉम्प्रेस तो करता है लेकिन आउटपुट प्रोड्यूस करने से पहले उसे री एक्सपैंड भी कर देता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस मेंटेन रहता है बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। अब हम समझते हैं डीपसीक एमओई। इसमें सबसे पहले एम्बेडिंग गेटिंग फंक्शन से होकर गुजरता है। मल्टी हेड लैटेंट अटेंशन से जो आउटपुट आया है, ये फंक्शन उस आउटपुट को
एज अ इनपुट लेता है और हर एक टोकन को एक स्कोर देता है। इन्हीं स्कोर से ही डिटरमाइन होता है कि ये टोकन्स आगे कैसे प्रोसेस होंगे। शेयर्ड एंड राउटेड एक्सपर्ट्स, गेटिंग फंक्शन के स्कोर्स के बेसिस में ये टोकन्स दो प्रोसेसिंग पाथ्स में स्प्लिट होते हैं, एक शेयर्ड एक्सपर्ट, दूसरा राउटेड एक्सपर्ट्स। सारे टोकन्स शेयर्ड एक्सपर्ट में चले जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ये एक जनरल पर्पस एक्सपर्ट है जिसे सब आता है। राउटेड एक्सपर्ट्स में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। टोकन्स के स्कोर के बेसिस में दो टॉप राउटेड एक्सपर्ट्स डिसाइड होते हैं जो उन टोकन्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट हो। राउटेड एक्सपर्ट्स को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, इसमें टोकन को उन्हीं एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है जो उस स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट है। शेयर्ड और राउटेड एक्सपर्ट्स से जो आउटपुट आते हैं उसे सिंगल रिप्रेजेंटेशन में एग्रीगेट कर दिया जाता है। डीपसीक एमओई से क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि टोकन्स मल्टीपल हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इससे हेड में ज़्यादा लोड नहीं आता, और क्योंकि हर टोकन को एक एक्सपर्ट अलग से प्रोसेस करता है तो इससे अननेसेसरी कंप्यूटेशंस अवॉइड हो जाते हैं। डीपसीक लोड बैलेंसिंग को कम करने के लिए और भी प्रोसेसिंग करता है, जिस बारे में हम अगले पार्ट में समझेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डीपसीक एआई इन रियल लाइफ। बीजिंग की यूनाइटेड फैमिली हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डीपसीक मेडिकल का यूज़ कर रहे हैं रेयर डिजीज को स्पॉट करने में जो ह्यूमन से मिस हो सकती है। एनहेंसिंग कस्टमर सर्विस। डीपसीक के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से चैटबॉट्स यूजर्स को एक्यूरेट और कंटेंट अवेयर रिस्पॉन्सेज दे पाती है। कंटेंट क्रिएशन एंड रिसर्च। राइटर्स, रिसर्चर्स और मार्केटर्स डीपसीक को यूज़ करके हाई क्वालिटी कंटेंट्स बना पाते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर पाते हैं। कोडिंग असिस्टेंट। डेवलपर्स डीपसीक को कोड डिबग करने में या जनरेट करने में यूज़ कर पाते हैं, तो ये डेवलपर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। ऐसे ही और भी बहुत सारे काम डीपसीक की वजह से और इजीली हो पाता है, जैसे टीचिंग, बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। अगर आपको ये डीपसीक एआई की कोर्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको इस पार्ट में क्या क्या नया सीखने को मिला। और अभी ये कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। प्रॉम्प्ट्स को समझना और उसके रिस्पॉन्स की क्वालिटी को बढ़ाना। डीपसीक को हम कंपेयर करेंगे बाकी एआई मॉडल से। हम अपने सिस्टम में डीपसीक को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और भी बहुत कुछ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप फ्यूचर की वीडियोज़ को मिस ना करें। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।